तो बेसिकली भाई ये लोग दे रहे हैं बाबा को ठुल्लू, भाई डर तो नहीं है। तो वेलकम बैक टू द चैनल। और यार इस वीडियो का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड हूँ कैनेडियन बैंकिंग सिस्टम से। कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, बट अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा भाई मैं फालतू के पैसे यहाँ क्यों दे रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। तो कनाडा आके अगर आप सोच रहे हैं यहाँ के बैंक में जब आप पैसा रखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट मिलेगा और ये फैसिलिटी मिलेंगी वो फैसिलिटी मिलेंगी, तो ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना। तो सबसे पहले बात करते हैं कनाडा में कितने टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं। तो पहला होता है चेकिंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट आपका एवरीडे बैंकिंग अकाउंट है। आप डेबिट कार्ड से यूज करके शॉपिंग कर सकते हैं, पैसे ईमेल ट्रांसफर कर सकते हैं, या जो भी नॉर्मली आप डे टू डे एक्टिविटी करते हैं वो चेकिंग अकाउंट से आप कर सकते हैं। और दूसरा होता है आपका सेविंग अकाउंट, जिसमें आप पैसे सेव करते हैं। तो अगर आपके पास इंडिया में बैंक अकाउंट है, जो कि होगा ही, तो उसमें आपको पता होगा कि हमारे पास भी इंडिया में भी दो अकाउंट होते थे। एक होता था करंट अकाउंट और एक होता था सेविंग अकाउंट। इंडिया में हम लोग जनरली सेविंग अकाउंट को अपना एवरीडे बैंकिंग के लिए यूज करते हैं और करंट अकाउंट मेजरली बिजनेस वाले लोग यूज करते हैं। मेरे पास भी करंट अकाउंट था और हार्डली मैंने उसमें $300-400 रखे थे, नहीं डॉलर नहीं, $300-400 रखे थे। और हार्डली मतलब 2-4 बार यूज किया था मैंने उसे। और वो भी कब यूज किया था, जब मैं HCL में था, जो रियम्बर्समेंट का पैसे आता था उस करंट अकाउंट में आता था। तो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि आपको करंट अकाउंट में डालना, आप सेविंग अकाउंट में भी डाल सकते थे, बट जस्ट टू ट्रैक मैंने उसे करंट अकाउंट में डाल रखा था। तो अब बात करते हैं मैं किस चीज से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। और उससे पहले अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज कर लो। तो इंडिया से अगर आप कनाडा बहुत होप लेके आ रहे हो कि यहाँ का बैंकिंग सिस्टम ऐसा होगा वैसा होगा, तो भाई बिल्कुल निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बातें जो मैं पॉइंट्स इसमें बता रहा हूँ, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कौन सा पॉइंट, कौन सी ऐसी बात है जो बहुत बुरी लगी। और हर पॉइंट को बताने के बाद मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा, अगर आपको सही लगे तो वो फॉलो कर सकते हैं और उन टिप्स से आपका फायदा होगा, बट आपकी मर्जी आप उसे फॉलो करो कि नहीं, क्योंकि किसी किसी के लिए वो बातें फॉलो करना मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहली बात जो आती है वो है मंथली चार्जेस। तो आपको पता ही होगा इंडिया में किसी भी बैंक में मंथली चार्जेस नहीं लगते, बट अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आपको मंथली चार्जेस देने होंगे। मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि उनके लिए स्पेशल पैकेजेस होते हैं, बट मैं इमिग्रेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ कि जब उनको 1 साल हो जाता है, 6 महीने हो जाते हैं, तो उसके बाद मंथली चार्जेस शुरू हो जाते हैं। तो कनाडा में हर बैंक में चेकिंग अकाउंट में एक मंथली फीस लगती है, जो कि $4 से लेके 15, 16 या $20 तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी बैंक। चेकिंग अकाउंट में फीस होती है जो एवरीडे आपका बैंकिंग अकाउंट है, और सेविंग अकाउंट में फीस नहीं होती। बट यहाँ का जो सेविंग अकाउंट है वो किसी काम का भी नहीं होता, बस आपको सेविंग कर सकते हो, आप किसी ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको पैसे बढ़ेंगे। और जब हम सेविंग अकाउंट की बात करते तो आपको लग रहा होगा यार कितना सारा इंटरेस्ट मिलता होगा। तो यहाँ कुछ भी इंटरेस्ट नहीं करता, जो कि है मेरा सेकंड पॉइंट। पर उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे कि आपको अकाउंट्स दिख रहे होंगे डिफरेंट टाइप, तो उसमें एक सेविंग अकाउंट भी है। तो आप बोलेंगे कि यार जब सेविंग अकाउंट है तो मैं चेकिंग क्यों खुलवाऊं, मैं चेकिंग के पैसे क्यों दूं। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है यहाँ पे। लेकिन जो सेविंग अकाउंट है उसकी बहुत लिमिटेशंस है। जैसे कि अगर आप सेविंग अकाउंट से किसी को पैसे ट्रांसफर करेंगे तो उसके चार्जेस लगेंगे, या किसी किसी अकाउंट में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन फ्री होता है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से किसी को ईमेल में पैसे ट्रांसफर करेंगे तो उसकी फीस पड़ेगी। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से ATM से पैसे विड्रॉल करते तो उसकी फीस पड़ेगी। कोई बैंक वाला 1 या 2 या 3 ट्रांजेक्शन फ्री भी देता है, बट उसके अलावा अगर आपको पैसे निकालने सेविंग अकाउंट से तो आपको उसकी फीस देनी पड़ेगी, चाहे वो उसी बैंक का ATM क्यों ना हो। तो यही कुछ बातें जो सेविंग अकाउंट को बहुत बुरा बनाती हैं, और इसीलिए लोग चेकिंग अकाउंट यूज करते हैं और उसकी फीस भरते हैं। तो एक तरह से बैंक आपको फोर्स कर देता है कि भाई आप सेविंग अकाउंट की जगह चेकिंग अकाउंट ही यूज करें एवरीडे, क्योंकि उसमें रेस्ट्रिक्शन ही इतने हैं कि आप सेविंग अकाउंट को यूज करने में आपके उससे ज्यादा पैसे लग जाएंगे जितना आपके चेकिंग अकाउंट में नहीं लग रहे। तो सेविंग अकाउंट यहाँ एवरीडे बैंकिंग के लिए नहीं बना, उसके लिए बना है चेकिंग अकाउंट। और चेकिंग अकाउंट के लगते हैं पैसे। बैंक आपको $5 से लेके $30 तक चार्ज कर सकता है आपके चेकिंग अकाउंट पे, डिपेंडिंग अपॉन उसमें कितने ट्रांजेक्शन फ्री हैं, कितने बार अपने ATM से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो वो सारी बातें उसमें होती हैं। तो चलिए बात करते हैं टिप की, जिससे आप अपनी मंथली चार्जेस सेव कर सकते हैं। तो टिप भाई यही है कि आप अपने बैंक से पूछिए कि ऐसा कुछ स्कीम है जिससे आपको मंथली चार्जेस ना देने पड़े। तो बैंक आपको बता देगा कि ये अकाउंट है जिसमें मंथली चार्जेस नहीं देने होंगे, पर आपको सर्टेन कंडीशन मीट करनी पड़ेगी। जैसे कुछ बैंक है जो इंडिया की तरह मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करके आपकी फीस को वेव ऑफ कर देंगे। कुछ ऐसे
ऐसे बैंक है जिनके साथ आपको अदर प्रोडक्ट्स खुलवाने पड़ेंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा या TFS अकाउंट खुलाना पड़ेगा। तो 3-4 उनके आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपकी जो मंथली चार्जेस है वो माफ कर देंगे। तो आप अपना यूज देखेंगे कि आप मंथ में कितने ट्रांजेक्शन करते हैं, कितने बार पैसे इधर उधर करते हैं या शॉपिंग करते हैं, डेबिट कार्ड से पैसे निकालते हैं। तो ये सारी बातें आपको हेल्प करेंगी आपको अपना परफेक्ट अकाउंट चुनने के लिए। तो अगर आप कनाडा में नए हैं, RBC आपको 1 साल का अकाउंट फ्री देगा, TD शायद 6 महीने का देता है। ऐसी सारे बैंकों की अलग अलग कंडीशन है, बट उसके बाद आपको मंथली चार्जेस देने पड़ेंगे। तो दूसरा जो पॉइंट है, नील या वेरी लो इंटरेस्ट। अगर आप इंडिया से ये सोच के आ रहे हैं कि भाई कनाडा में भी पैसे रखेंगे और आपको 4 से 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ का जो इंटरेस्ट है वो शुरू होता है 0.01% से लेके 0.05% तक। आपने बिल्कुल सही सुना, 0.01 से लेके 0.05% तक। कोई भी बैंक आप उठा के देख लीजिए, इससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर कोई बैंक ये कहता है मेरा हाई इंटरेस्ट पेइंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, यहाँ पैसे जमा कर लो, तो देखना उसका भी जो हाईएस्ट इंटरेस्ट है वो होगा 0.05 अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई ऑफर चल रहा हो। और ऑफर भी 2-4 महीने का ही होता है, तो आपको $1-2 ज्यादा मिल जाएंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो रियली यार कभी कभी ऐसा लगता है कि सारे पैसे उठा के इंडियन बैंक में डाल दो, बट ये भी गलत बात है, क्योंकि अगर आप वहां रखेंगे, वहां से पैसे यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांजेक्शन में इतनी फीस लग जाएगी कि उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो मैं मजाक नहीं कर रहा, चलिए अब देखते हैं स्क्रीनशॉट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, TD हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट्स में लिखा है। ये स्क्रीनशॉट मैंने TD की वेबसाइट से लिया हुआ है। और अगर आपके बैंक अकाउंट में 0 से लेके $5,000 है, मतलब 499, तो इंटरेस्ट रेट है 0.000 और ये बात है हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट की, ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं है, ये हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट है, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और अगर आपके अकाउंट में 5,000 से लेके 50,000 के बीच में मनी है, तो आपको मिलेगा 0.050%। तो आप नीचे खुद ही देख लो, 0.05% से ऊपर कुछ भी नहीं है, और यह है इनका हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट। तो भाई सारे बैंक ऐसे है, बट इन दोनों बैंकों का मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप किसी भी बैंक को चेक कर सकते हो। हार्डली कोई ऐसा बैंक मिलेगा जो ज्यादा ही आपको इंटरेस्ट दे दे। तो ये रहा RBC का स्क्रीनशॉट, जैसे आप देख सकते हैं इनका भी इंटरेस्ट शुरू होता है 0.050 से, और जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं इनका जो नॉर्मल बैंक अकाउंट है उसमें आपको 0.010 ही इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ का इंटरेस्ट रेट क्या है, और यही मेरी फ्रस्ट्रेशन की वजह है। भाई ये तो राइम हो गया यार। तो आपको पता चल गया होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है, और यही मेरी फ्रस्ट्रेशन की वजह है। नाइस जॉब पवन। तो बेसिकली भाई ये लोग दे रहे हैं बाबा को ठुल्लू। भाई डर तो नहीं गए सही में यार, कुछ इंटरेस्ट नहीं है और मंथली चार्जेस ले रहे हैं। बट बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो कि मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स के लिए। दो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी लोगों के संग स्कैम हुआ है। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है कि कनाडा में अगर आपके पास चेक अवेलेबल है, आप फोन से स्कैन करके सबमिट करके एडवांस में पैसे ले सकते हैं। तो आप जब सबमिट करते हैं तो उसी समय आपके पास कुछ अमाउंट अवेलेबल हो जाता है निकालने के लिए। वो वेरीफाई नहीं करते कि ये चेक असली है कि नकली है। जैसे आपने $2,000 का चेक लगाया तो आपके अकाउंट में $500-600 अवेलेबल हो जाएंगे, जो आप उसी समय निकाल सकते हैं। तो उससे होता यह है कि अगर आपको किसी ने फेक चेक दे दिया और आपने उसे अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो आपके बैंक में सर्टेन अमाउंट अवेलेबल होगा उसी समय निकालने के लिए। तो इसके चक्कर में काफी लोग जो हैं, काफी स्टूडेंट्स जो हमारे भाई हैं, इमिग्रेंट्स हैं, वो फंस चुके हैं और अपनी जो हार्ड अर्न मनी है उन्होंने खो दी है। तो होता क्या है, जो स्कैमर है वो फोन करता है कि भाई आपको जॉब मिल गई, और बंदे के पास अगर जॉब नहीं होती है तो सोचता है कि यार जॉब मिल जाए वही बढ़िया है। वो लोग क्या करते हैं, आपको फेक चेक देते हैं, कहते हैं कि हम आपको एडवांस दे रहे हैं और आप जाके इसको कैश कर लो। तो आप अपने अकाउंट में डालोगे तो आपके बैंक में कुछ पैसे दिखाएगा कितने अवेलेबल है और आप खुश। तो उसके बाद स्कैमर क्या करेगा, आपको कॉल करेगा, कहेगा भाई मैंने आपको ज्यादा पैसे दे दिए तो प्लीज थोड़े पैसे वापस कर दो। जैसे अगर उसने आपको $2,000 दिए हैं तो कहेगा भाई 500 मुझे वापस कर दे। तो अब पैसे आपके बैंक में अवेलेबल हैं तो आप उसे 500 दे देंगे खुशी खुशी, और आपको जब 3 दिन 4 दिन बाद आपका जो चेक है वेरीफाई होगा तो भाई पता चलेगा कि जो आपका चेक है वो फेक था। तो आपने जिस भी अकाउंट में पैसे डाले हैं तो उस अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि 2,000 के चेक के आपने अगर $500 उस स्कैमर को दे दिए तो आपके जो बैंक है वो $500 माइनस में चला गया। अगर आपके बैंक में GIC के पैसे पड़े हैं या आपने इंडिया से पैसे यहाँ ट्रांसफर करे हैं अपने फंड्स,
तो उसमें से $500,000 तो गए। तो ये फैसिलिटी मुझे बहुत बुरी लगती है क्योंकि इससे काफी लोग स्कैम हो चुके हैं। बट किसी किसी के लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, जो जेन्युइन लोग हैं, जिनके पास असली चेक है, और जैसे आपका CRA का चेक आया, आपके इनकम टैक्स के पैसे आए और आप उससे अपना कुछ सामान लेना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट लेना चाहते हैं, तो आप उसको अपने फोन से स्कैन करके या कैसे भी डिपॉजिट करेंगे तो $500-600 डिपेंडिंग अपॉन योर अकाउंट, वो आपको मनी उसी समय अवेलेबल हो जाएगी। तो किसी के लिए अच्छा है, बट लोग उसको बुरा यूज कर रहे हैं और स्कैम कर रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो फीचर है ये अच्छा है कि बुरा है, इसे हटा देना चाहिए या रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं अगला पॉइंट की, जो कि है चेक की फीस। यहाँ पे चेक की फीस लगती है और इंडिया की तरह नहीं कि आपने अकाउंट खुलाया तो आपको एक अकाउंट ओपनिंग बोनस किट मिला जिसमें आपको चेक बुक मिली है, ATM मिला है, जो जो उसमें डॉक्यूमेंट मिलते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक एनवलप देंगे जिसमें सारी पॉलिसी लिखी होगी, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी और आपको एक टेम्पररी कार्ड मिल जाएगा। तो अगर आपको कभी चेक की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको अपने लैंडलॉर्ड को देना है एडवांस के लिए, या आप घर बाय कर रहे हैं उसमें देना है, तो आपको उस समय चेक बुक ऑर्डर करनी पड़ेगी जिसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बात यहाँ थोड़ी गलत है और मैंने आज तक कभी इंडिया में चेकबुक के कोई पैसा नहीं दिया क्योंकि मेरा सैलरी अकाउंट था, चेकबुक सारी फ्री थी और इवन जिस बैंक में सेविंग अकाउंट भी खुलाया सबने मुझे चेक्स फ्री दिए। बट इतना अपना यूज नहीं होता तो कभी चेक को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी और मैंने तो हार्डली 3-4 बार चेक भरा होगा। तो यार अब ले लेते हैं लास्ट पॉइंट और वो है ATM की फीस। तो यहाँ पे क्या होता है कि ATM अगर आप दूसरे बैंक का यूज कर रहे हैं अपना बैंक छोड़ के, तो आपको उसके देने पड़ेंगे पैसे, और जो कि है $3 to $5 और $3 to $5 पर ट्रांजैक्शन कम नहीं होते। ऐसे भी बैंक है जो विद इन कैनेडा चार्ज नहीं करते। तो आप बैंक की पॉलिसी पढ़ लेना कि अदर बैंक ATM यूज करने पे वो आपसे चार्ज करते हैं कि नहीं। तो कुछ कुछ बैंक ऐसे हैं जो विद इन कैनेडा आपसे चार्ज नहीं करते, बट कुछ लिमिट है उनकी भी, और अगर आप US जाते हैं तो ही वो आपसे $3-4-5 जो भी है वो चार्ज करते हैं। तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे बुरा लगा और आप चाहते हो हट जाए। अगर आप मेरे खुद का ओपिनियन जाने तो मैं वो एडवांस चेक वाला फीचर हटाना चाहूंगा क्योंकि उससे बहुत लोग स्कैम हो रहे हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए आपको आगे क्या देखना। तो मिलेंगे किसी अगले इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन बाय बाय।